विषय के रूप में इकाई 1 का अध्ययन करेंगे। ये क्लास 11th है, वो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक है। और इस इकाई के विवरण भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, स्थानिक गुण विज्ञान के रूप में, भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल की विशेषता, ये सब है जो इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है, एक विषय के रूप में। देखो, आपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उसके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं। हमारा जीवन हमारे परिस्थान के से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। अधीन समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ साथ हमने तकनीकों का विकास किया था तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि है, मृदा है, जल का उपयोग करते हुए और अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास, इनका आधार क्या है? तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन और उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित है, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय व स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें आप में मानचित्र में परिवर्तन, गोलक, ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र और संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, उसकी भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन्य, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो पृथ्वी और ग्राफोस यानी कि वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से परिचित ही है कि यथार्थता बहुआयामी होती है, जो वास्तविकता होती है वो बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भूमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान और अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र से भिन्न है।
विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों के से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन भिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरण, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता और तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या का कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि वह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान, भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थितिक नहीं, अपितु गत्यात्मक होते हैं, गतिशील होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं है, निर्भर करता था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन, एडोप्टेशन अथवा अपरिवर्तन यानी कि मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पर पार कर चुका जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में क्षितिज में परिवर्धन कर लिया है। तकनीकी के क्रमश विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। अब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र में समाकलित और संगठित हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। पहला, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। दूसरा, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं। सब मिलाकर उक्त प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों में कौन से तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से ही ये उपागम बहुत प्रचलित रहा। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न से जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका।
तीसरा, यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का कोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। भूगोल एक समाकलन इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में भूगोल एक संश्लेषणात्मक सिंथेसिस विषय है। क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहासकालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होलिस्टिक यानी कि प्योर होती है। इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, डिपेंडेंट सिस्टम है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है, यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है। दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य माध्यमों, ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीक ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीक ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के अंतरापृष्ठ इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना, यानी कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। रेखा चित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बन गया। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ अर्जित किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित अन्य कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तनीय अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणार्थ, स्थान ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि स्थान ब से 2 घंटा दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए तो 17 घंटा दूर है। यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए तो 17 घंटा। और इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखा चित्र 1.1
विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। ये संबंध दो खंडों में रखा जा सकता है। पहला, भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है, प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापरस्ट है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थितिक निकेत में निवास करता है। नीचे, एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला विशेषत मानचित्र में रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों का के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भूभाग जियोड है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र, जो द्विआयामी प्रदर्शन होता है, भूभाग को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखा चित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीकी में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति, इकोनोमेट्रिक्स में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका, स्केच, मानक, मेंचल, मानचित्र एवं मानचित्र कला, कार्टोग्राफिक वर्क हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। दूसरा है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। रेखा चित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरापृष्ठ इंटरफेस संबंध है। भूगोल और इतिहास के अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, जो उस विषय के लिए मूल आधार रीजन डेटर होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसे क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक स्पेशल विशेषताएं मिलती है। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय एवं उपभोग का विवेचन करता है। इन विशेषताओं में से प्रत्येक स्थानिक स्पेशियल, अतएव वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन के विधि, तंत्र एवं उपादानों का अनुसरण करता है, जो इसे अन्य विषयों से पृथक करता है। इसका अन्य विषयों से परासरणी ऑस्मोटिक संबंध होता है। क्या ऑस्मोटिक परासरणी, जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। भूगोल वैशिष्ट्यपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता, जैसा कि शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली मेम्ब्रेन द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करता है। मानचित्र भूगोलवेत्ताओं का बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ादर्शीय रूप में परिवर्तित किया जाता है। भूगोल की शाखाएं, एक मिनट, वो चित्र 1.1 देख लेते हैं। ये भूगोल के क्षेत्र है, तो विज्ञान, जीव विज्ञान हमने जो पढ़ा है वर्णन में वही है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं भूगोल की शाखाएं। पुनः स्मरण हेतु कृपया 1.1 चित्र का अध्ययन करें। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल का अध्ययन एक अंतर शिक्षण डिसिप्लिनरी विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी विषय, ठीक है, और प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं।
पहला विषय वस्तुगत एवं दूसरा प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। ये उपागम एक जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया है, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय प्रतिरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुववृत्तीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक यानी कि हायरार्किकल स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट यानी कि नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। क्या द्वैतवाद? ड्यूलिज्म। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है। मानव क्या है? धरातल का समाकलित भाग है। वह प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। पहला, भौतिक भूगोल। भू आकृति विज्ञान यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा, जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान यह धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील और अन्य जलाशय सम्मिलित है, उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। अब भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध एवं उपगमन के आधार पर। सबसे पहले भौतिक, उसके बाद सिद्धांत शास्त्र, दर्शन शास्त्र, विधि एवं तकनीक, मानव भूगोल। सिद्धांत एवं दर्शन शास्त्र में भौगोलिक चिंतन, मानव पारिस्थितिकी एवं भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया। विधि एवं तकनीक में मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक और क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि। और भू सूचना, जिसमें GIS, GPS, LIS आदि। अंतरपृष्ठ या जीव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल, ये भी इनके भाग है। ठीक है। उसके बाद आपका जो मानव विज्ञान है, मानव भूगोल है, वो भी 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 भागों में नहीं, कौन कौन से भागों में देखते हैं? सामाजिक एवं सांस्कृतिक, दूसरा ऐतिहासिक, जनसंख्या एवं बस्ती, और चौथा है राजनीतिक, और 5वां है आर्थिक भूगोल। ठीक है। जिसमें जनसंख्या और बस्ती को भी 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है कृषि, बाय मिस्टेक, आर्थिक। जो आर्थिक भूगोल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचना, सेवाएं। ठीक है। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर। उसके बाद ये चौथा है मृदा भूगोल। ये मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता जो स्तर है, प्रोडक्टिविटी लेवल है वो, और वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद दूसरा है मानव भूगोल पढ़ते हैं। ये सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत समाज, इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता, डायनेमिज्म एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है। दूसरा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आर्थिक भूगोल। यह मानव की
आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। चौथा, ऐतिहासिक भूगोल। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय या लक्ष्य है। पांचवा, राजनीतिक भूगोल। यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से भी देखता है। यह सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन और चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए भी सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। उसके बाद जीव भूगोल। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ इंटरफेस के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती है। जीव भूगोल, इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। ठीक है। दूसरा, वनस्पति भूगोल। यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र यानी हैबिटेट में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। तीसरा, पारिस्थितिकी विज्ञान। इसमें प्रजातियों स्पीशीज के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चौथा, पर्यावरण भूगोल। संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। उसके बाद प्रादेशिक उपागमों पर आधारित भूगोल की शाखाएं। दूसरा, इसका पहला भाग है वृहद, मध्यम एवं लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन। दूसरा, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। तीसरा, प्रादेशिक विकास। चौथा, प्रादेशिक विश्लेषण। दो ऐसे पक्ष है जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ है। ये दो कौन से हैं? पहला है दर्शन, जिसमें भौगोलिक चिंतन आता है, और दूसरा भूमि एवं मानव अंतर क्रिया मानव पारिस्थितिकी आती है, और दूसरा विधि तंत्र एवं तकनीक होती है, जिसमें पहला आता है सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण। उसके बाद परिणामात्मक तकनीक या सांख्यिकी तकनीक। तीसरा, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ। चौथा, भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र और वैश्विक स्थितीय तंत्र GPS। अब ये देख लेते हैं भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपगमन के आधार पर। ये प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, जैसे स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। ठीक है। प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना, जिसमें देशी, ग्रामीण और शहरी योजना ये आती है। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु ये रूपरेखा एक दृष्टि से स्थितिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। उदाहरणार्थ, जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गई है। तकनीकी ने विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, यद्यपि इस प्रकार का विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS ने नए ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थितीय तंत्र GPS बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक भाग 1 में जान सकेंगे कि आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भूगोल एवं इसका महत्व। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल यानी कि भू आकृतियाँ, प्रवाह, ओछावश, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम एवं जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि। जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें, जल परिमंडल से संबंध तत्व। जैवमंडल, जीव के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीवन के
वृहद जीवन एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी प्राचल यानी कि इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कलाविधि पर निर्भर करती है। कालाविधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों एवं वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत, चारागाहों, वनों एवं पर्यटन स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन आदि को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप और पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को मॉडिफाई कर देती है। मॉडिफाई यानी कि अपरिवर्तित या परिवर्तित कर देती है। जैसे वातानुकूलक, एयर कंडीशनर, वायु शीतक आदि। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते रहते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक परस्पर एक्वीफायर को पुनरावेशित यानी कि रिचार्ज कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भारत ने समुद्र तल से मैग्नीज पिंड नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा एवं नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक संतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतएव सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। रिचर्ड हॉर्सॉर्न ने यह परिभाषा दी है। भौतिक धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हैटनर। भूगोल क्या है? धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हैटनर। और रिचर्ड हॉर्सॉर्न ने भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो ये आपका है जो अध्याय 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी ज्योग्राफी का शब्द का इस्तेमाल किया था? तो वो किया था किसने? इरेटोस्थनीज आपने। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? ठीक है। भौतिक लक्षण क्या है? मैदान। ठीक है, अपने आप बनते हैं। और इसको है जो आप मिलान करना है। ठीक है, देख लीजिए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कई बार क्योंकि यूपीएससी मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से भी देती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप इनका स्टॉप करके या जो स्क्रीनशॉट लेके या इनका जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उनका मतलब प्रैक्टिस के तौर पर, अभ्यास के तौर पर इनका उपयोग कर सकते हो। ठीक है। ये भी देखो इनका मतलब जब आप मेंस की प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए संस्था के द्वारा प्रोवाइड कराए गए क्वेश्चन से करते हो तो उससे बेटर ये तरीका है। जो एनसीईआरटी है, बेसिक बुक्स है, उनके पीछे जो दिए गए अभ्यास प्रश्न होते हैं उनका अभ्यास करिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से ये करेंगे। ठीक है।